Welcome to Raj Malhotra IAS Academy. Today we are here to discuss another topic from economy under our explained series. और आज का जो हमारा टॉपिक है that is monetary policy. Monetary policy. अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज. वन इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी. जो आपकी फिस्कल पॉलिसी रहती है उसका जो लिंक है दैट इज विद द गवर्नमेंट और उसमें आपका बजट आ जाता है. और दूसरा होता है मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट. टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द मार्केट. ठीक, तो आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसका पर्पस है मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना. अब ये मनी की सप्लाई कंट्रोल कैसे की जाएगी? अब देखिए, सब पहले तो क्या था, जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी थी ना, इट वाज अंडर आरबीआई कंट्रोल. आरबीआई के गवर्नर के अंडर थी. जो वो चाहेंगे, जितना वो चाहेंगे परसेंटेज, उस परसेंटेज से चेंज होगा. बट नाउ अब उस चीज को चेंज कर दिया गया है और हमारे पास बन चुकी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसमें आरबीआई गवर्नर भी है, इसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं. ठीक, अब ये सारे लोग मिलके एक डिसाइड करते हैं रेट, इंटरेस्ट रेट. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले तो यार मनी की सप्लाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है मार्केट में. अगर इस पे बात करी जाए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू. सारा पैसा मार्केट में कहां से आ रहा है? बैंकिंग सिस्टम के थ्रू आ रहा है ना. अब लेट्स से अगर मैं एग्जांपल लूं कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है और वो मुझे मिल रहा है 5% इंटरेस्ट के ऊपर, तो मैं बड़ी इजीली, बड़े आराम से ले लूंगा. क्यों? 5% इंटरेस्ट है. अगर वही 1 लाख रुपए मुझे 15% इंटरेस्ट रेट पे मिले तो मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा कि यार मैं पैसा लूं या ना लूं मार्केट से. गेटिंग माय पॉइंट? तो अब क्या हो गया, हो सकता है पहले मैं 1 लाख रुपए बैंक से निकलवा लेता लोन के रूप में और मार्केट में उसको यूज कर देता. क्लियर? बट अब क्या है, 15% पे मैं वो पैसा नहीं लूंगा लोन पे. कहने का मतलब क्या है, जो ये 1 लाख रुपया यहां से मार्केट में एंटर हो सकता था, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो वो पैसा मार्केट में एंटर नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग के पास रह गया. अब जितना पैसा मार्केट में ज्यादा आता है उतनी उसकी इन्फ्लेशन जो मार्केट में है वो इंक्रीज होती है. क्लियर? तो गवर्नमेंट का पर्पस या आरबीआई का पर्पस क्या रहता है यार, कि मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए. तो जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है इसका पर्पस होता है जी इन्फ्लेशन कंट्रोल. क्या पर्पस होता है इसका? इन्फ्लेशन कंट्रोल और मनी सप्लाई कंट्रोल. ये दो, मतलब अगर मनी सप्लाई कंट्रोल करेंगे तो इनडायरेक्टली आपकी इन्फ्लेशन ही कंट्रोल हो रही है. क्लियर? अब आगे चलते हैं. अब ये जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है इसके डिफरेंट टूल्स हैं कि किस तरह से हम लोग इस मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं. ठीक है ना. अब ये टूल जो आपके होते हैं 2 तरह के आगे होते हैं. वन इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एंड सेकंड वन इज कॉल्ड क्वालिटेटिव. एक होता है क्वांटिटेटिव टूल और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव टूल्स. ठीक है, इनके बारे में बात हम बाद में करते हैं. पहले देखते हैं ये क्वांटिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव टूल्स जो होते हैं आपके, इसमें से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, कैश रिजर्व रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये टूल्स रहते हैं. अब ये टूल्स हैं क्या? कैसे मार्केट में पैसे का फ्लो कंट्रोल किया जा सकता है? कैसे? इंटरेस्ट रेट बढ़ा के. अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, बस ये पर्पस आपकी मॉनेटरी पॉलिसी का, आपका फ्लो कंट्रोल में हो जाएगा. ठीक. अब रेपो रेट क्या है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट के ऊपर आरबीआई किसी बैंक को पैसा लेंड करता है. आरबीआई किसी भी जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं या कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आरबीआई उनको पैसा देगा तो उसके अगेंस्ट बैंक्स क्या करते हैं, उसको इंटरेस्ट रेट देते हैं ना. लेट्स से वो है 5%.
तो अब क्या है जी, आरबीआई क्या करेगा, अगर आरबीआई को मनी फ्लो मार्केट में कम करना है तो वो क्या करेगा, 5% की जगह 6% कर देगा इसको। अब जैसे ही ये 6% किया तो अब बैंक के लिए कितना इंटरेस्ट रेट महंगा हो गया, 1%, और उसको अपना प्रॉफिट मेंटेन रखना है, इसलिए वो बैंक कस्टमर को भी जो आपका इंटरेस्ट होगा वो इंक्रीज करके देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा आपका, तो जो इंडस्ट्री को पैसा चाहिए या मेरे जैसे किसी भी पर्सन को पैसा चाहिए, मैं 2 बार सोचूंगा कि यार अभी नहीं लगाएंगे पैसा, ठीक। तो क्या हो गया, मार्केट में पैसे का फ्लो कम हो गया। क्लियर। अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट भी, अब देखिए बैंक के पास जरूरी नहीं है कि हमेशा ही कस्टमर अवेलेबल रहे, है ना। तो अब क्या होता है, बैंक्स भी जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट कर देते हैं। क्यों, अदरवाइज उनको उस पैसे के अगेंस्ट, अगर मैंने किसी भी बैंक के पास पैसा जमा करवाया है तो क्या होगा, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा, अगर उसके पास आगे कोई कस्टमर है नहीं तो बैंक को तो लॉस हो रहा है ना। तो आरबीआई ने एक प्रोविजन दिया है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर नहीं है तो आप हमारे पास पैसा जमा करवा दीजिए और हम आपको रिवर्स रेपो रेट, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, कितना, जो भी रेपो होगा प्लस माइनस x%, जो भी x% हम डिसाइड करेंगे, 0.5 है, 1 है, 0.25% है, जितना भी, मतलब ये हमेशा ही रेपो से कम रहता है। क्लियर। आगे देखते हैं कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो में भी क्या होता है, आरबीआई कहता है हर एक बैंक को कि यार आपके पास कस्टमर का लेट्स से 100 करोड़ रुपीस है, 100 करोड़ किसी भी बैंक के पास कस्टमर की नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज हैं, ठीक। तो आप उस 100 करोड़ का एक्स अमाउंट 3%, 3.5%, जितना भी, इन कैश फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ कैश फॉर्म में, मतलब लेट्स से इसको मैं 4% मान के चलता हूं, अब है नहीं 4%, मैं एज्यूम कर रहा हूं, तो मतलब क्या होगा, 4 करोड़ आपको एक पर्टिकुलर बैंक को आरबीआई के पास, उसके पास अकाउंट में रखना है, आरबीआई के पास जमा करवाना है 4 करोड़, और इसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक। ये सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी नॉर्म्स के लिए है कि कल को आप बैंक फेलियर होता है तो कम से कम कस्टमर का पैसा बच जाए थोड़ा बहुत, ठीक। अब देखिए पहले बैंक के पास कितना पैसा था मार्केट में लैंडिंग के लिए, 100 करोड़, बट अब कितना रह गया, 96 करोड़, ठीक। एक तो फिर क्या हुआ, ये 4 करोड़ जो बाहर गया मार्केट में आना था अदरवाइज, ये कम हो गया। दूसरा, बैंक अपना प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए ये 96 करोड़ से भी उतना ही प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करेगा जो उसको 100 करोड़ से मिलना था। तो अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएंगे, तो इससे आपकी पैसे का फ्लो मार्केट में कम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। क्लियर। अब आगे यदि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये भी कैश रिजर्व रेशो की ही तरह है, इसका भी जो पर्पस है वो है आपका कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपके पास फंड्स हो। ये क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसके अंदर क्या है, हर एक बैंक, जो भी बैंक है, जैसे पहले वाले केस में था कि अगर उनके पास 100 करोड़ रुपया लोगों का है तो उसमें से एक्स अमाउंट, लेट्स से 20%, ये करीब करीब ऐसा होता है 18%, 18.5%, और वो क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैश में है वो 3, 3.5, 4% रहेगा। ये क्या कहता है बैंक कि आप ना SLR 20%, 100 करोड़ का 20 करोड़ साइड पे रखना है, आप अपने पास ही रखिए पर इसको साइड पे रखिए, हमें नहीं चाहिए ये पैसा, बट आप हमेशा इसको रिजर्व में रखोगे। और ये पैसा इसमें इंक्लूड क्या होगा, इसमें कैश भी इंक्लूड हो सकता है, इसमें गोल्ड भी इंक्लूड हो सकता है, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी के, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के पेपर्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, पर आपको ये 20 करोड़ अलग रखना है। कल को कोई भी इमरजेंसी होती है तो आपको वो पैसा निकाल के मार्केट में देना होगा, ठीक। तो कहने का मतलब 100 करोड़ था, 100 करोड़ में कितना रह गया, 80 करोड़, तो अब ये क्या हो गया जी, 20 करोड़ निकल गया। अब अगर आरबीआई को पैसे का फ्लो कम करना है मार्केट में तो आरबीआई क्या कहेगा जी, ये एसएलआर जो रेट है 20 से 25% करते हैं जी हम, आज से आपको 20 नहीं 25% अपने पास रखना है। तो क्या हो गया, पहले 80 करोड़ था बैंक के पास लैंडिंग के लिए, अब कितना बचा, 75 करोड़, दैट्स इट। तो अब हो गया पैसा कंट्रोल में, कम हो गया पैसे का फ्लो मार्केट में। अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये भी फर्दर है कि सिर्फ और सिर्फ जो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं आपके,
उनके लिए प्रोविजन रख दिया कि अगर आपको और पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो आपकी टोटल जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं उसका आप 1% तक पैसा जो है वो दोबारा आरबीआई से उठा सकते हो, अप टू 1%, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और इसमें आप गवर्नमेंट कोटा की सिक्योरिटीज़ जो है यूज़ कर सकते हो। आगे चलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये ऑपरेशन क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन में अब देखिए गवर्नमेंट की ना सिक्योरिटीज होती हैं, जैसे बॉन्ड हो गए, शेयर जिसको बोलते हैं ना बॉन्ड पेपर, तो गवर्नमेंट के बॉन्ड पेपर होते हैं, उसमें आरबीआई जनरली डील करता है। आरबीआई और बैंक्स के बीच ना आपस में लेन देन वो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के थ्रू होता है। तो अब जब मार्केट में पैसे के फ्लो को कम करना है या मार्केट से पैसा बाहर निकालना है तो आरबीआई क्या करता है जी? आरबीआई अपने पास जो भी उसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ना, वो उसको ओपन मार्केट में जाके सेल आउट कर सकता है। लेट्स से कि उसने सेल आउट किया और मैंने खरीद लिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो अब क्या हो गया, मेरे हाथ में तो एक गवर्नमेंट का पेपर आ गया और जो उसके लिए मैंने 1 लाख रुपया दिया वो आरबीआई के अकाउंट में चला गया या किसी भी बैंक के अकाउंट में चला गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, वो 1 लाख मार्केट से बाहर निकाल लिया आरबीआई ने, समझ गए ना? तो कहने का मतलब क्या है, आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है उसमें आरबीआई, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई ही कर सकता है। ये क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में सेल और परचेज करता है। अगर तो उसको लिक्विडिटी को कम करना है तो वो सेल करेगा, और अगर उसको लिक्विडिटी को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, जो उसके पास सिक्योरिटीज हैं, ठीक है ना, वो हमसे सिक्योरिटीज खरीद लेगा और हमें पैसा वापस दे देगा। तो उससे क्या होगी, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो ये जो है आपके क्वांटिटेटिव टूल्स रहते हैं। क्लियर हो गया? ये क्वांटिटेटिव टूल्स है। और अब ये हमारा जो आज का मेन टॉपिक था, ये होते हैं क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में अगर मैं देखूं तो क्वालिटेटिव में आगे एक होता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन क्या होता है? मॉरल सुएशन या परसुएशन, है ना? तो मॉरल सुएशन में क्या होता है कि आरबीआई यार बैंक्स को बोलता है कि यार आप मीटिंग करते हैं आपस में कि ऐसा करो, हमें लग रहा है कि मार्केट में ना फ्लो कम है मनी का, तो हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। तो वो आपस में डिस्कशन के थ्रू इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया या कम किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, मॉरल सुएशन, ठीक। और उसके बाद एक होता है जी कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ये कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है? लेट्स से मैं कंज्यूमर हूं, मुझे क्रेडिट चाहिए, तो उसको कंट्रोल करना है। कैसे? मैंने गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी के लिए 50,000 डाउन पेमेंट लगेगी, और अगर मैंने 50,000 डाउन पेमेंट दी तो मुझे 4 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। तो मतलब क्या हो गया जी, मैं 50,000 दूंगा अपनी जेब से, 3.5 लाख बैंक से मार्केट में इन्फ्यूज कर दूंगा, ठीक। बट कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल में क्या होता है, जब आरबीआई चाहता है कि मार्केट में मनी का फ्लो कम करे, तो वो क्या कहेगा जी कि आगे से कंज्यूमर को 50,000 नहीं 1 लाख रुपया लगेगा, कि अगर पहले आप 1 लाख रुपया दोगे तो आपको 3.5 लाख की बजाय 3 लाख रुपए क्या मिलेगा, लोन मिलेगा 4 लाख की गाड़ी के लिए। अब क्या हो गया जी, पहले जो पैसा 3.5 लाख रुपया आना था मार्केट में, एंटर होना था नया बैंकिंग सिस्टम से, अब वो कितना रह गया, 3 लाख रह गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं आपका कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। क्लियर? तो और एक होता है आपका डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन, अब ये डायरेक्ट एक्शन क्या होता है, लेट्स से कि आरबीआई बैंक्स की मीटिंग कर रहा है यहाँ पे मॉरल सुएशन में, बट 3-4 बार मीटिंग होगी जी, बैंक्स मान ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो अब क्या करता है जी, आरबीआई ना डायरेक्ट एक्शन लेता है। आरबीआई उनके ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है, ठीक है, उनके स्पेसिफिकली फ्रीज कर सकता है अकाउंट्स या कुछ भी, ठीक है, होता नहीं है ऐसा कभी भी, तो उस चीज को बोलते हैं आप डायरेक्ट एक्शंस। क्लियर? तो ये होती है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, और ये उसके डिफरेंट टूल्स हैं। तो आज के इस सेशन में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगली बार एक्सप्लेन्ड सीरीज के अंदर इकोनॉमी में से कोई और नया टॉपिक लेके आएंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम।